Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर में बीजेपी समर्थकों की बस पर हमला हुआ है। अज्ञात लोगों के हमले में एक बीजेपी समर्थक घायल हो गया है। और ये पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर का ये पूरा मामला है, जहां पर बीजेपी समर्थकों की बस पर हमला हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अज्ञात लोगों के हमले में एक बीजेपी समर्थक घायल भी हुआ है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ये हमला किन्होंने किया, कौन लोग थे इस हमले के पीछे। और ये वही बस है जिसमें बीजेपी समर्थक थे और जिन पर हमला हुआ है। पश्चिम बंगाल का मिदनापुर, जहां पर ये पूरा मामला सामने आया है। सफी शमसी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। सफी, क्या चीज सामने निकल कर आ रही है? किन लोगों ने हमला किया इस बस पर और कहां जा रही थी ये बस? देखिए, आज यहाँ जैसा सब जानते हैं कि भाजपा का एक बड़ा कार्यक्रम है कोलकाता में, तो लोग कई जगहों से जो कोलकाता के आसपास लगे जिले हैं वहाँ से लोग आ रहे हैं। यहीं पर ये मिदनापुर इलाका भी वही है जहाँ से काफी लोग आ रहे हैं। और अभी तक जो हमें सूचना मिली है कि ये दावा किया जा रहा है कि एक बीजेपी समर्थक की जो बस थी, समर्थकों की जो बस थी, उस पर हमला हुआ, उसमें अटैक हुआ है, लोगों को चोटें आई हैं, इस तरह की बात की जा रही है। आरोप स्वाभाविक इस वक्त जो है तृणमूल की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि तृणमूल का भी आज यहाँ काफी सारे कार्यक्रम है फर्स्ट हाफ में, जिसमें प्रदर्शन है। हालांकि एनआरसी और दूसरे मुद्दे हैं, लेकिन ये बात गौरतलब है कि आज ही के दिन भाजपा का यहाँ प्रोग्राम है और तृणमूल ने भी अपना प्रोग्राम लिया है। तो इसको लेकर के यहाँ पिछली रात का अगर मैं आपको बताऊं डेवलपमेंट, तो 2 चिट्ठियां पश्चिम बंगाल भाजपा से ऑलरेडी लिखी जा चुकी हैं, केंद्र को और एक राज्य सरकार को, जिसमें प्रोटेक्शन की बात की गई है जो समर्थक आ रहे हैं। तो अब जो देखने को मिल रहा है वो स्वाभाविक इस तरह से अगर देखा जाए तो हो सकता है संभवतः जो भारी किया गया, क्योंकि वो भाजपा कार्यकर्ता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सफी आपका। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज कोलकाता में रैली करेंगे। उनकी रैली से पहले ही टीएमसी ने पोस्टर वार छेड़ते हुए बीजेपी वापस जाओ के पोस्टर लगा दिए हैं, जिन पर एंटी बंगाल बीजेपी गो बैक के नारे लिखे हैं। ये सभी पोस्टर अमित शाह की रैली के लिए लगाए गए होर्डिंग्स के बगल में ही लगा दिए गए हैं। अमित शाह की रैली मेयो रोड पर ही होने वाली है, जिसमें टीएमसी ने अपनी पार्टी के पोस्टर और झंडों से पाट दिया है। इसकी जानकारी मिलते ही बीजेपी तृणमूल कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। एक तरफ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह रैली कर रहे हैं, तो दूसरी ओर टीएमसी ने भी एनआरसी के खिलाफ पूरे प्रदेश में रैली का ऐलान कर दिया है। जहाँ तक ममता जी ने पोस्टर लगाए हैं, कटआउट लगाए हैं, वहाँ की मेरी पार्टी के पास पैसा कम है। इनके पोस्टर और बैनर से मेरा काफी प्रचार हुआ है। मैं मानता हूँ काफी भीड़ आएगी, और आएगी तो ये बैनर के कारण ही आएगी। मैं समझता हूँ कि टीएमसी की लंका भी अब जलेगी, क्योंकि हम सब मोदी जी के हनुमान हैं और हम यहाँ प्रजातांत्रिक तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। और ये पॉलिटिकल में इस प्रकार का जो इथिक्स होते हैं, ये मैंने देश में कहीं पर भी नहीं देखा। ये इथिक्स का पालन भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि रावण की परंपरा का निर्वहन यहाँ पर टीएमसी कर रही है। जिस प्रकार लंका ध्वस्त हो गई थी, उसी प्रकार टीएमसी की सरकार भी आने वाले समय में ध्वस्त हो जाएगी। भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष पूनम महाजन आज कोलकाता में, क्या कार्यक्रम है, कोलकाता के लिए क्या खास है? ये कोलकाता के लिए नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल के लिए खास है। जिस प्रकार से अराजकता पश्चिम बंगाल में बढ़ रही है, उसके लिए लड़ने के लिए एक युवा कोलकाता का युवा मोर्चा के साथ काम करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। जिस स्थिति से पूरा पश्चिम बंगाल गुजर रहा है, वो आर्थिक स्थिति से पीछे है, सामाजिक स्थितियों से पीछे है। और जिस पश्चिम बंगाल को परिवर्तन के नाम से चुनाव लड़ने के लिए आदरणीय यहाँ के मुख्यमंत्री साहिबा आगे बढ़ रही थी, आज परिवर्तन उनके पार्टी लीडर का बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन बंगाल का कुछ नहीं हुआ। और ये दुखद बात है उसके लड़ाई के लिए, जहाँ पे आज आप उनके साथ नहीं हो टीएम के साथ, तो जो टीएम के से साथ नहीं, टीएमसी के साथ नहीं होता है, वो उसके विरोध में हमारे कार्यकर्ताओं पे बम फेंके जा रहे हैं, हम कार्यकर्ताओं का खून किया जा रहा है। और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को जहाँ जहाँ मिलते हैं, आज भी आप देखेंगे रैली के लिए लोग आ रहे हैं तो कहीं मारा जाता है, मारा पीटा जाता है, पुलिस का इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझे लगता है यहाँ अराजकता है, डेमोक्रेसी नहीं है। गुजरात के वडोदरा से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं जनक दवे। वडोदरा में 3 मंजिला इमारत गिर गई है। इमारत में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। मलबे से लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात के वडोदरा की, जहां पर 3 मंजिला इमारत ढह गई है।
और राहत बचाव का काम जारी है। 3 मंजिला इमारत थी, अभी तक ये पता नहीं। और राहत बचाव का काम जारी है। 3 मंजिला इमारत थी, अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि इस इमारत के नीचे कितने लोग दबे हो सकते हैं और ताश के पत्तों की तरह ये इमारत ढह गई। हालांकि अभी ये बात साफ नहीं हो पाई है कि क्या वजह थी जो ये इमारत ढह गई। गुजरात का वडोदरा शहर, जहां पर 3 मंजिला इमारत गिर गई। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं रात की, जहां पर राहत बचाव का काम चल रहा था। प्रशासन मुस्तैदी से यहां पर लोगों को बचाने की कोशिश में जुटा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर एक छोटे से बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। वडोदरा का ये पूरा मामला है जहां पर 3 मंजिला इमारत गिर गई है और प्रशासन राहत बचाव के काम में जुटी हुई है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रात के वक्त की, जहां पर इस बच्चे को, छोटे से बच्चे को मलबे से बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया। जनक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। जनक, रात से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्या वजह निकल कर आ रही है और कितने लोग दबे हो सकते हैं इस मलबे के अंदर? देखिए, ये 100 साल पुराना मकान बताया जा रहा है और कुछ समय से बारिश हो रही थी जिसके चलते पुराना मकान था और नींव उसकी कमज़ोर हो गई थी। ये प्राइमरी ग्राउंड पे जानकारी सामने आ रही है। और जो मानवी इलाका है वहाँ पर मकान गिरा है जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग अंदर दबे थे। एक की मौत की पुष्टि अब तक हो गई है और बाकी राहत बचाव चल रहा है। अभी भी वहाँ जाँच किया जा रहा है कि वाकई में बाकी कोई लोग है या नहीं, लेकिन अब तक जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 5 लोग दबे थे जिसमें से एक की मौत हो गई है, जबकि 4 को अभी सुरक्षित बाहर निकाला गया है जिनको पास के अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनक आपका। कानपुर में छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी के बाहर कुछ छात्रों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की होने लगी। बताया जा रहा है कि वहां छात्रों ने उस यूनिवर्सिटी में सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, लेकिन इस दौरान पुलिस छात्रों को प्रदर्शन करने से रोकने की कोशिश करने लगी तो छात्रों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई। इस दौरान छात्रों ने यूनिवर्सिटी का मेन गेट बंद कर दिया, लेकिन पुलिस ने दखल देकर जब एक गाड़ी को निकलने दिया तो छात्रों का गुस्सा भड़क गया। इसके बाद छात्र वही जमीन पर धरना देने बैठ गए। आरोप है कि इस दौरान छात्रों ने पास ही मौजूद जीटी रोड पर ट्रैफिक जाम करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। वहीं यूनिवर्सिटी में सीट बढ़ाने के मुद्दे पर प्रशासन ने अपनी मजबूरी भी गिना दी। मैडम ये कह रही है कि 20% सीटें बढ़ा चुकी हैं, मेरे अधिकार में अब नहीं है, अब शासन ही बढ़ा पाएगा। शासन से अगर बात होगी, शासन कहेगा तभी बढ़ाई जा सकती है। काफी देर तक चले इस हंगामे के बाद यूनिवर्सिटी प्रबंधन के आश्वासन मिलने पर हंगामा शांत हो सका। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक नेशनल हाईवे पर कुछ गाड़ियां आग की लपटों में घिर गईं। आरोप है कि सड़क हादसे में एक आदमी की मौत से गुस्साए लोगों ने वहां कई गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। वहां से गुजर रही गाड़ियों में आग लगा दी। दावा है कि हंगामा कर रहे लोगों ने करीब 2.5 घंटे तक नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाने के बाद वहां लगे जाम को खुलवाया। गाड़ियां निकलवा दो सब, गाड़ी निकलवाइए। बताया गया कि नेशनल हाईवे पर हादसे का शिकार हुए एक आदमी की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद वहां लोगों ने जमकर उत्पात मचाया। उनका एक्सीडेंट हो गया, मोटरसाइकिल जा रहे थे, चक्का में ट्रक के चक्का में फंसने से उनकी मौत हो गई है और लोगों ने तुरंत विधि व्यवस्था अपने हाथ में ले लिया है। दावा है कि पुलिस के मौके पर पहुंचते ही हंगामा कर रहे कई लोग वहां से फरार हो गए, जबकि पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने आगजनी करने वालों को बख्शे नहीं जाने का दावा भी किया। कुछ को हिरासत में लिया गया है, बाकी लोग भी जो हैं चिन्हित करके उन पे कार्रवाई की जाएगी। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने हंगामा शांत होने के बाद मारे गए शख्स के परिवार को आर्थिक मदद देने का भरोसा भी दिया। बारिश और बाढ़ से देश के कई राज्यों में बुरा हाल है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस मानसून के दौरान 7 राज्यों में बाढ़ और बारिश से 718 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया। केरल में बाढ़ और बारिश के बीच इडुक्की जिले में फंसे 50 से ज्यादा पर्यटकों को सेना की मदद से बाहर निकाला गया। साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने साल 2015 में लेखकों, शायरों और वरिष्ठ साहित्यकारों के अवार्ड वापसी को राजनीतिक से प्रेरित बताया है।
यूपी के बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने SC/ST बिल को लेकर अपनी ही सरकार पर हमला बोलते हुए अपने इस्तीफे की पेशकश की। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को खत लिखकर बैंक लॉकरों में रखे कीमती सामानों की जानकारी साझा करने की मांग की। बाढ़ और बारिश की मार झेल रहे केरल के कई जिलों में अगले 2-3 दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। केरल में बाढ़ और भारी बारिश की वजह से अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5400 लोगों को बेघर होना पड़ा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह 12 अगस्त को केरल के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे। दिल्ली के शेख सराय में एक सड़क हादसे में एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। शेख सराय में बीती रात एक वैन आगे चल रहे वाहन से टकरा गई। टक्कर के बाद वैन में आग लग गई, जिससे उसमें सवार एक शख्स वैन के अंदर ही जिंदा जल गया। हादसे की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने पूरी तरह जल चुकी वैन से शव को बरामद किया। आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जयपुर के दौरे पर जा रहे हैं। वहां वो आज एक रोड शो के जरिए राजस्थान विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। इस रोड शो के बाद कांग्रेस ने राहुल गांधी के गोविंद देव जी मंदिर के दर्शन का भी ऐलान किया है, लेकिन आज सूर्य ग्रहण की वजह से गोविंद देव जी मंदिर में कांग्रेस अध्यक्ष के दर्शन को लेकर पेच फंस गया है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के मौके पर मंदिर के कपाट बंद रहेंगे और पूजा पाठ की मनाही होगी। राहुल गांधी जयपुर में एयरपोर्ट से रामलीला मैदान तक 13 किलोमीटर का रोड शो करेंगे। कांग्रेस ने इस दौरे के ऐतिहासिक होने का दावा किया है, जबकि बीजेपी ने उनके दौरे पर चुटकी ली है। कितना महत्वपूर्ण है ये दौरा राहुल जी का उनके अध्यक्ष बनने के बाद और चुनावों से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले दौरा होने जा रहा है। ये बात सही है कि राजस्थान में कुछ महीने के बाद चुनाव होंगे और प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां बहुत बढ़ गई हैं। राहुल गांधी जी को हमने आमंत्रित किया राजस्थान में, वो आएंगे और जो प्रदेश भर के हमारे कांग्रेस के डेलीगेट्स हैं उनको संबोधित करेंगे। और राजस्थान की राजधानी जयपुर है और जयपुर से एक संदेश जाएगा कि आने वाले समय में भाजपा का, वसुंधरा जी का जो कुशासन है उसको हटाने के लिए कांग्रेस किस प्रकार से कैंपेन करेगी और कैसे अपनी रणनीति तय करेगी, तो संदेश उनका होगा। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, नौजवानों में। जैसा आप कह रहे थे कि राहुल गांधी जी का पहला दौरा है अध्यक्ष बनने के बाद, तो ऐतिहासिक होगा। उनका स्वागत भी और उनका उद्बोधन यहाँ पर होगा। और जैसे मैंने कहा, हज़ारों की संख्या में हमारे जो डेलीगेट्स हैं जिनको हमने आमंत्रित किया है, वो एक संकल्प और मैसेज राहुल जी का लेकर पूरे प्रदेश में जाएंगे। माना जाए जीत का मूल मंत्र यहाँ पर राहुल गांधी देखकर जाएंगे कार्यकर्ताओं तो जनता सुनिश्चित करेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के संगठन को कैसे हमको और पैना बनाकर लोगों तक पहुँचना है। और राहुल जी की यात्रा के बाद हम तमाम नेता कार्यकर्ता गांव, ढाणी, कस्बे, शहर, मोहल्लों में जाके कांग्रेस को एक बार जो हमारा जो माहौल बना हुआ है उसको मेंटेन करने के लिए काम करने वाले हैं। ये रोड शो चंद कारों के साथ काफिले के रूप में निकल जाना, ये राजस्थान की राजनीति में कोई परिवर्तन नहीं लाएगा, बल्कि कांग्रेस की घटते हुए जनाधार और उससे बचने के लिए इस प्रकार के रोड शो कर कांग्रेस कर रही है। जनता के बीच में ये बात जाएगी। दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक लड़का अपनी पीठ पर लगे चोट के निशान दिखाने लगा। आरोप है कि वहां रहने वाले इलाके के लोगों और लड़कों में झड़प हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत करवाकर हालात को संभाला। आरोप है कि छात्रों की वहां कुछ प्रॉपर्टी डीलरों से कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई। इस दौरान कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, जिसका आरोप इलाके के लोगों ने छात्रों पर लगाया। हालांकि छात्रों ने आरोपों से इनकार करते हुए पुलिस पर गलत ढंग से कार्रवाई करने का दावा किया। कुछ लोग लोकल गुंडे जो हैं, जो अराजक तत्व घुस आए और उन्होंने गाड़ियों को तोड़ा, गाड़ियों का शीशा तोड़ा, बाकी जो भी संपत्तियों का नुकसान किया, ताकि ब्लेम हो जाए छात्रों को। वहीं इलाके के लोगों ने छात्रों पर मारपीट करने का आरोप लगाया। 2000 लोगों ने हमला कर दिया, कितनी गाड़ियां तोड़ी, दुकानें तोड़ी, औरतों को मारा इन्होंने, यहाँ तक इतना बवाल कर दिया कि सारे गेट बंद कर दिए। छात्रों का दावा है कि इससे पहले भी प्रॉपर्टी डीलरों के व्यवहार को लेकर वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन पुलिस ने हर बार उनकी आवाज को दबा दिया। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण आज अलीगढ़ से डिफेंस कॉरिडोर के पहले प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगी। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत देश में 2 बड़े डिफेंस कॉरिडोर बनाए जाएंगे। देश में पहली बार बनाए जा रहे, और हम आपको बता रहे हैं कि आखिर डिफेंस कॉरिडोर क्या है। सेना के सामानों के निर्माण के लिए इंडस्ट्री विकसित की जाती है।
1500 से 2000 करोड़ रुपए तक की निवेश वाली फैक्ट्रियां लगेंगी। डिफेंस कॉरिडोर को हम आपको समझा रहे हैं। रक्षा हथियारों में इस्तेमाल होने वाले कलपुर्जों का निर्माण किया जाएगा। राइफल, बट, हैंड ग्रेनेड की पिन, गोला बारूद, ये सब चीजें हैं जो यहाँ पर बनाई जाएंगी। सेना की वर्दी, स्टार, बेल्ट, जूते, कारतूस की बेल्ट तक बनेगी। तो ये तमाम चीजें जो सेना से जुड़ी हुई हैं और ये वो राज्य हैं जहां पर इनका निर्माण किया जाएगा। आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ इस कॉरिडोर से जुड़ेंगे। डिफेंस कॉरिडोर बनाने पर 20,000 करोड़ का खर्च आएगा। डिफेंस कॉरिडोर से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जाहिर सी बात है कि इससे रोजगार बढ़ेगा। 2021 तक कॉरिडोर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है और सबसे अधिक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। और अलीगढ़ के लिए, यूपी के लिए बेहद ही बड़ा मौका है जहां पर डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन किया जाएगा। पहले से रक्षा से जुड़े उपकरणों के कलपुर्जों का निर्माण यहां पर किया जाएगा। ताला, हार्डवेयर इंडस्ट्री के कारीगर, छोटे बड़े पार्ट्स बनाने में माहिर जो लोग हैं, ऐसे लोगों को रोजगार मिलेगा। डिफेंस कॉरिडोर से जेवर एयरपोर्ट नजदीक होगा। यमुना एक्सप्रेसवे से अलीगढ़ जुड़ा हुआ है और इसका भी एक फायदा मिलेगा और दिल्ली के करीब होने का सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। ये तमाम खूबियां थी जो हम आपको दिखा रहे थे कि आखिर डिफेंस कॉरिडोर क्या है। देश में पहली बार बनाए जा रहे डिफेंस कॉरिडोर का पहला प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में शुरू किया जा रहा है। डिफेंस कॉरिडोर के जरिए कई इलाकों को आपस में जोड़ते हुए उन्हें कुछ इस तरह विकसित किया जाएगा जिसमें सेना से जुड़े सामान बनाने वाले उद्योग लगाए जाएंगे। इन उद्योगों में सेना की वर्दी, हथियार, बारूद, एम्बुलेंस और हेलमेट जैसे साजो सामान तैयार किए जाएंगे। वहीं इस पूरे इलाके में सेना के लिए हथियार और दूसरे सामान बनाने वाली कंपनियां अपनी फैक्ट्रियां लगाएंगी। इस कॉरिडोर के लिए यूपी के 6 जिलों को चुना गया है जिसमें आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट और झांसी शामिल है। यूपी के बाद तमिलनाडु में भी ऐसा ही प्रोजेक्ट जल्द शुरू किया जाएगा। और दिल्ली से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं नीतीश कुमार। आतंकियों ने 15 अगस्त के हमले की साजिश रची है और इसके लिए 3 आतंकवादी अबू अली, अबू खालिद और अबू सद्दाम दिल्ली में दाखिल हो चुके हैं जो दिल्ली में आत्मघाती हमले की फिराक में है। खुफिया एजेंसियों ने आशंका जताई है कि एक आतंकी दिल्ली के सुल्तानपुरी में छिपा हो सकता है, जिसके बाद खुफिया एजेंसियां, सुरक्षा बल और पुलिस को अलर्ट पर कर दिया गया है। और ये इस वक्त की बड़ी खबर है जहां पर 15 अगस्त को हमले की साजिश रचने के बाद ये 3 नाम सामने आए हैं। 3 आतंकी, अबू अली, अबू खालिद और अबू सद्दाम, इनका नाम सामने आया है कि ये तीनों दिल्ली में दाखिल हो चुके हैं और 15 अगस्त के मौके पर किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं और आत्मघाती हमला कर सकते हैं। और इसमें एक आतंकी दिल्ली के सुल्तानपुरी में छिपा हुआ है, ये बात सामने आ रही है। और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली में अलर्ट जारी कर दिया है। नीतीश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। नीतीश, ये 3 जो नाम सामने आ रहे हैं, कौन है ये लोग, किस संगठन से ताल्लुक रखते हैं और दिल्ली के वो कौन से 3 इलाके हैं जहां पर इनके छिपे होने की आशंका है? देखिए, इंडिपेंडेंस डे के मद्देनजर जैश ने एक बड़ी साजिश रची है और उसी के तहत जो खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर आ रही है कि जैश के 3 आतंकी अबू अली, अबू अनार और एक सद्दाम नाम का आतंकी है, ये तीनों जो है दिल्ली के अंदर घुस चुके हैं। और अबू अली अलियास सद्दाम जो है जो उसके सुल्तानपुरी के इलाके में छिपे होने की आशंका बताई जा रही है। और ये लोग फिराइन हमला करने की प्लानिंग इन्होंने रखी है और इसी को देखते हुए तमाम जगह पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है दिल्ली में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश आपका।